Ready for quick revision of Indian economy topic rural development. इंडिया की जो पॉपुलेशन है अराउंड 150 करोड़, इसमें से 150 करोड़ में से जो 2/3 पीपल है, 2/3 यानी कि आपके पास आ रहे हैं अराउंड 65% लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं। यानी कि 150 करोड़ में से अराउंड 90 करोड़ लोग हैं जो वो रूरल एरिया में रह रहे हैं। सुनने में आपको कुछ अटपटा सा लग रहा है, बट इट इज मतलब ट्रू है। ठीक है, तो यानी कि वहां पे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। वर्कफोर्स इतनी है 65% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है उनका? 20% के अराउंड। वर्कफोर्स ज्यादा है और कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में बहुत कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो रूरल हमारी एग्रीकल्चर है अभी भी वो मतलब उतनी अपडेट नहीं हो पाई। ठीक है, जो रूरल एरिया अभी भी बैकवर्ड है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर। इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप का है, सोशल एंड इकोनॉमिक। सोशल में लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़। और इकोनॉमिक में कोई भी आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़ ये अच्छी नहीं है। अभी भी वहाँ पे मतलब अपनी जो पॉपुलेशन में 23% लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। यानी कि लोगों को अभी तक प्रॉपर बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे अपनी। ठीक है, यानी कि रूरल एरिया में अभी भी ठीक है हमारे लैंड रिफॉर्म काफ़ी सारे हुए, अबोलिशन ऑफ जमींदारी होगी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग होगी, बट अभी भी ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई इनकी रूरल एरिया में। ठीक है, ये हमारी मेन जो प्रॉब्लम्स आ रही है। दूसरा, वहाँ पे लोगों के पास क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और हमने इस टॉपिक में अपने पढ़ना क्या है? जो क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटी रूरल एरिया की, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी पढ़ेंगे, और इसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और इसका इंपॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। क्लियर? तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि जो रूरल एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। मनी की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है। वहाँ पे लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो काम कैसे मतलब स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो इस क्रेडिट को उन्होंने टाइम एंड पर्पस के अकॉर्डिंग, तीन टाइप को तीन हिस्सों में बांटा है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट यानी कि जो आपको 1 ईयर, अराउंड 1 ईयर तक जो लोन लेते हैं, या कई बुक्स में 15 मंथ भी है। ठीक है, यानी कि 1 ईयर या 12 मंथ भी लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, यानी कि ये आपके पास 12 मंथ या 15 मंथ तक शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और इसमें उनकी छोटी छोटी नीड्स जैसे कि फर्टिलाइजर, सीड्स वगैरह, या पेमेंट करनी है लेबर्स को, उसके लिए लिया जाता है। ठीक है, सेकंड आ आपके मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट वही आपका 1 to 5 ईयर होता है टाइम पीरियड, इतनी ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है। और ये मतलब कोई भी आपको कह सकते हो प्रोडक्टिव एक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लिया जाता है। प्रोडक्टिव एक्टिविटी कोई भी अपने कैटल्स परचेज करने हैं, एनिमल्स परचेज करने हैं। और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी कौन सी होती है? प्रोडक्टिव एक्टिविटी जिसमें आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, कोई भी मशीनरी ले रहे हो या कुछ सीड्स ले रहे हो, प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। दूसरा, अगर आप पैसा जैसे अपनी कोई रिलीजियस फंक्शन है, कोई मैरिज है, वहां पे खर्च करें तो दैट इज अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पे प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लोन लिया जाता है। और थर्ड आ रही है आपके पास लॉन्ग टर्म क्रेडिट, जो कि 5 to 20 ईयर इसका पीरियड होता है। 5 to 20 ईयर, जैसे कि कोई नई किसी ने अगर लैंड परचेज करनी है, डिगिंग ऑफ वेल है, कोई ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी मशीनरी लेनी है, उसके लिए ये लोन लिया जाता है। ठीक है, ये टाइम एंड पर्पस के अकॉर्डिंग इसको कैटेगरी में बांटा गया है। और ये जो फार्मर्स हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम कह रहे हैं कि फाइनेंस की है, पैसा नहीं है इनके पास। ठीक है, तो उसको सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट में दो टाइप के सोर्सेज हैं, एक होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल और दूसरा आ रहा है आपके पास इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे भी कोई भी आप रिलेटिव्स है, ठीक है, कोई रिलेटिव्स, मनी लैंडर, ठीक है, बड़े बड़े रिच लैंडलॉर्ड है, ट्रेडर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, ये सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। यानी कि ये फार्मर्स को लोन देते हैं। ठीक है, बट ये क्या है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, जिसमें कि फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन होती है। ठीक है, और एक्सप्लॉयटेशन हो रही है यानी कि ये फार्मर एक मनी लैंडर के हाथों का क्लचेज ऑफ मनी लैंडर है, उनके हाथों के में क्लचेज है। यानी ठीक है, यानी कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन
मतलब प्रोवाइड किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, एक वो फार्मर इलिटरेट है, जिसके कारण क्या होता है वो उनकी मैनिपुलेशन करते रहते हैं अकाउंट्स की, ठीक है, मतलब दे भी चुके होते हैं तो कुछ सीट्स वगैरह होती नहीं, कोई बुक्स में कोई इसकी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, ठीक है, दैट्स वाई मैनिपुलेशन भी की जाती है। तो तीसरा, इसी के कारण किसानों को कई बार अपनी डिस्ट्रेस सेल, ठीक है, डिस्ट्रेस सेल होता है कि किसानों को यानी कि कम रेट पे अपनी फसल को सेल करना। कई बार फिर किसानों को अपनी ये लोन चुकाना है, ठीक है, तो अपनी डिस्ट्रेस सेल भी करनी पड़ती है। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक हैं। इन सारे ड्रॉबैक्स के होने के कारण गवर्नमेंट ने भी मतलब एक दूसरे आ रहे हैं आपके पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में गवर्नमेंट ने क्या किया, 1969 में बैंक्स का कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया, उसमें नेशनलाइजेशन किया गया बैंक्स का, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969। इससे क्या हुआ कि जो पहले जितने भी बैंक्स थे, प्राइवेट बैंक थे, उनको गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, काफ़ी सारे बैंक्स को, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि मतलब कि रूरल डेवलपमेंट के लिए वो किसानों को कम रेट पे लोन प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। यानी कि डेट याद रखनी है बस आपने, 1969 में बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आपके पास कौन कौन से आ रहे थे, आपके पास ये कोऑपरेटिव क्रेडिट था। इसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि फार्मर्स को मनी लेंडर के हाथों से, मतलब उनके चुंगल से बचाना, बिकॉज ऑफ क्लचेस ऑफ मनी लेंडर थे, ठीक है, उनको ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, ये मतलब यानी कि किसानों को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना, कोऑपरेटिव क्रेडिट स्टार्ट किया गया। फिर आपके पास इसमें आ रहा है लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, गवर्नमेंट के द्वारा लैंड की डेवलपमेंट के लिए बैंक खोले गए। कमर्शियल बैंक क्रेडिट प्रोवाइड कराया गया, यानी कि जब बैंक्स का को नेशनलाइजेशन किया गया 1969 में, तो इस कमर्शियल बैंक्स की काफ़ी सारी ब्रांचेस फिर रूरल एरिया में ओपन की गई, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ रहे हैं रीजनल रूरल बैंक्स की डेवलपमेंट की गई। फिर आपके पास आ रहा है रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। फिर आपके पास इसमें आ रहा है ये नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल जो आपके पास जो आ रहा है ना रीजनल रूरल बैंक्स में ना ये लोन प्रोवाइड किया जाता था किसानों को, तकावी, जो मर्जी बोल सकते हो आप इसको, तकावी, ठीक है, TACCAVI, तकावी, यानी कि ये लोगों को फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते थे, कोई भी अगर मुसीबत के समय कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, ऐसा कुछ है, तो वो कम रेट पे मतलब फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। फिर एक गवर्नमेंट के द्वारा एक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको 1982 में स्टैब्लिश किया गया, 1902 में। ये एपेक्स बैंक है, एपेक्स यानी कि काफ़ी मतलब मेन इंस्टीट्यूट है ये नाबार्ड। इसमें क्या किया, इसमें नाबार्ड यानी कि बैंक्स के मतलब इनको भी इसने हेल्प करनी है। तो नाबार्ड मतलब एक रूरल डेवलपमेंट है क्या, रूरल डेवलपमेंट एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस है, जो क्या करता है, ठीक है, टू प्रमोट द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, जो मैं कि रूरल लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स जो भी हैं उसको प्रमोट मतलब करने के लिए किया जाता है, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। और जो रूरल डेवलपमेंट है इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव है, हर फील्ड को ले रही है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलेगा। ये नहीं कि भाई एक बार मदद कर दी तो बाद में मदद रोक दी, ऐसे काम नहीं चलेगा, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स है, ठीक है। यानी कि मीनिंग आपके पास क्या आ रहा है, रूरल डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस है विच अटेम्प्टिंग टू मतलब टू इम्प्रूव द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, जो रूरल लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। टू द पॉइंट आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, ठीक है। इसमें एपेक्स क्या है आपके पास, नाबार्ड, ठीक है, 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये ठीक है, गवर्नमेंट ने ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज तो प्रोवाइड कर दिए, पर इसके लिए क्या है, फार्मर को एक कोलेटरल वैल्यू यानी कि कुछ चीज़ें अपनी गिरवी रखनी पड़ती थी उसके अगेंस्ट,
ठीक है, गिरवी रखनी पड़ती है तभी तो लोन मिलेगा ना। तो बट ये फार्मर्स के पास इतना वो है ही नहीं है, मार्जिनल फार्मर्स से सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग अपने ही डे टू डे लाइफ की नीड्स को पूरा करने के लिए उतनी को एग्रीकल्चर कर पाते थे, मार्जिनल फार्मर्स थे। ठीक है, तो फिर ये नाबार्ड्स मतलब ठीक है कोलैटरल वैल्यू भी देनी पड़ती थी, यानी कि कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ती थी। ठीक है, तो फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने फिर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, नोट डाउन कर लेना। सेल्फ हेल्प ग्रुप था, यानी कि माइक्रो क्रेडिट, जिसको माइक्रो फाइनेंस भी बोला जाता है और माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी बोला जाता है। यानी कि छोटी छोटी इसमें क्या करते थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग खुद ही अपनी मदद के लिए इकट्ठे होते थे। यानी कि सबने इस मतलब स्मॉल ग्रुप बन गया लोगों का, ठीक है, इंटरेस्टेड पीपल का ग्रुप बन गया, तो जिसमें ये मतलब अपनी जो स्मॉल थ्रिफ्ट ऑफ सेविंग थी, उनकी स्मॉल छोटी छोटी सेविंग की हैबिट डेवलप हुई, तो अपने सारे इस फंड्स को एक इकट्ठा करते थे। तो जो भी पूल मनी यानी कि जो मनी इकट्ठी होती थी इज गिवन टू दी नीडी फार्मर, जो कि पुअर फार्मर है, जिसको इसकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको प्रोवाइड की जाती थी। और जो इसका वापसी थी, रिटर्न था, वो मिनिमम मतलब स्मॉल इंस्टॉलमेंट में था और मिनिमम इंटरेस्ट था। ठीक है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोगों ने ग्रुप बनाए इकट्ठे में, अब ठीक है, तो पूल देयर मनी, पैसा जोड़ते थे, तो मतलब प्रोवाइड की किसको किया जाता था, नीडी फार्मर को। एंड इसकी जो रीपेमेंट थी इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट थी विद लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप था। सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी लोगों को काफ़ी मदद प्रोवाइड की इसमें, यानी कि 9 मतलब इसमें आप कह सकते हो कि कहते हैं 9 करोड़ की वीमेंस इसके मेंबर्स बनी थी। रफ एंड टफ मैं आइडिया आपको दे रही हूँ, 9 करोड़ वीमेन इसकी मेंबर बनी, तो यानी कि 82 लाख के आसपास उन्होंने इनकी इसमें अपने फंड्स भी इकट्ठे किए लेडीज ने मिलके। ठीक है, तो यानी कि जिससे क्या हुआ, एक वीमेन एम्पावरमेंट, उनको एम्पावरमेंट मिली कि हाँ जी हमारे हाथ में पैसा है। गांव में लोग जो इलिटरेट थे तो तब उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट मिली। पर सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये था कि ये जो पैसा था, फंड था, ये एक अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए यूज़ हो जाता था। ठीक है, लेडीज़ ने फंड जोड़े अपने, तो बट यूज़ कहाँ किया जाता था, कोई घर में शादी आ गई या ऐसे कुछ रिलीजियस फंक्शन है तो उन पे इसको यूज़ किया जाता था। क्लियर। फार्मर्स की जो प्रॉब्लम थी रूरल क्रेडिट की सबसे बड़ी, ठीक है, उनको उसको सॉल्व करने के लिए ठीक है गवर्नमेंट ने अपने काफ़ी एफर्ट्स किए, इंस्टीट्यूशनल मतलब सोर्सेज। ठीक है, तो बट वो भी मतलब प्रॉपर उस हमारी जो समस्या थी उसको सॉल्व नहीं कर पाए। रीज़न क्या थे कि क्या प्रॉब्लम फेस्ड बाय रूरल बैंकिंग जो थी, तब भी क्या प्रॉब्लम आई। पहले तो इनसफिशिएंसी थी, यानी कि जितना अमाउंट चाहिए था उतना था ही नहीं, इनसफिशिएंट था। ठीक है, फिर डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, अभी भी फार्मर को इनफॉर्मल जैसे कि मनी लेंडर्स हैं उन पे ट्रेडर हैं उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था, बिकॉज जो रूरल बैंकिंग सिस्टम था उसको कोलेट्रल वैल्यू चाहिए थी, कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती थी, तो फार्मर के पास वो थी नहीं। ठीक है, फिर इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज थे, जो रिसोर्सेज थे वो इनएडिक्वेट थे, जितने चाहिए थे उतने नहीं थे। फिर इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सेंशन थी, जितना अमाउंट चाहिए था उतना सेंशन नहीं होता था। पुअर मार्जिनल फार्मर्स को लेस अटेंशन दी गई। ठीक है, रिच फार्मर्स को तो बेनिफिट हुआ पर पुअर फार्मर्स की अटेंशन कम मिली। ग्रोइंग ओवरड्यूज, पहले ही उनके जो पहले ही पिछला बकाया वो दे नहीं पा रहे थे, ओवरड्यूज थे, तो फिर गवर्नमेंट और उसको उनको कैसे लोन प्रोवाइड करती। ठीक है ना, ये सारे थी प्रॉब्लम फेस्ड बाय रूरल बैंकिंग सिस्टम, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मतलब 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना यू कैन नोट डाउन स्टार्ट की गई, जिसमें क्या लोगों को एक मोटिवेट किया गया कि अपने बैंक में अपने अकाउंट्स खोलने के लिए। ठीक है, जिन फार्मर्स के बैंक रूरल एरिया में जिन पर्सनस के बैंक में अकाउंट थे, फिर उनको भी ओवरड्राफ्ट यानी कि वो 10,000 मतलब बैंक से निकलवा भी सकते हैं, प्लस उन्हें कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1-2 लाख प्रोवाइड करना, उनको कोई ओल्ड एज पेंशन, ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी अगर इफ़ दे अपना बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, नोट डाउन है, आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये तो आ रहा है आपके पास कि रूरल फाइनेंस के बाद दूसरी हमें प्रॉब्लम करनी थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग।
ठीक है। मान लीजिए फाइनेंस कुछ फार्मर्स को जैसे अवेल भी हुआ, ये नहीं कि 100% अवेल ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी उसको सेल करना, प्रोडक्शन को। सबसे बड़ी फिर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या है, टू द पॉइंट आपको ये भी डेफिनेशन पूछी जाएगी, आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम रेफर क्या करता है, कहता है असेंबलिंग करना, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री। ये इसके प्रोसेस हैं। कई बार आपको एग्जाम्पल करके भी प्रोसेस पेपर में पूछे जाते हैं शॉर्ट में, उनको प्रोसेस सीक्वेंस ठीक करना है, इसलिए आपको प्रॉपर आना चाहिए। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम को होता क्या है, ठीक है, क्लियर। तो फिर जो एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम था, नेचुरली जो फार्मर कोई उनकी मैनिपुलेशन ऑफ ट्रेडर्स थी, फार्मर्स को इंफॉर्मेशन नहीं थी मार्केट कंडीशन की, इलिटरेसी के कारण, ठीक है। तो जैसे कि उनको फेयर प्राइस क्या है, कुछ नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन नहीं थी, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, जिसके कारण उनको अपना प्रोडक्शन थी लो प्राइस पे सेल करनी पड़ती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, मेजरली टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम को। गवर्नमेंट की ये मेजर्स हैं, इस पर भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन की वेटेज रहेगी कि कौन कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ने क्या किया इंप्रूव करने के लिए। पहले तो रेगुलेटेड मार्केट्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। रेगुलेटेड मार्केट्स यानी कि पहले उनकी जो मैनिपुलेशन की जाती थी ट्रेडर्स द्वारा, उनके अपने जो रेट्स हैं, जो भी हैं, वेइंग जो तोलने के इंस्ट्रूमेंट थे वो भी फाल्ट थे, मतलब गलत थे सिस्टम, ठीक है ना। तो जैसे कि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। एक रेगुलेटेड मार्केट स्टार्ट की गई। रेगुलेटेड मार्केट में ट्रांसपेरेंट मार्केट जिसको कह सकते हो आप, ट्रांसपेरेंट, इसमें सारा फार्मर्स को क्लियर होता था सब कुछ, जिससे कि फार्मर्स और कंज्यूमर दोनों को बेनिफिट हुआ, ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। फिर आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, फार्मर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी, गोडाउन, वेयर हाउस, यानी कि अपनी प्रोडक्शन क्रॉप्स को वहाँ पे स्टोर कर सके। फिर तीसरा कोऑपरेटिव मार्केटिंग, गवर्नमेंट के द्वारा कोऑपरेटिव मार्केटिंग को भी बढ़ावा दिया गया। कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब मिलजुल के काम करना। मिलजुल के क्या फार्मर्स पे क्या करते थे, जो मतलब अपनी जो उनके पास मार्केटेबल सरप्लस बचता था, यानी कि जो उनकी क्रॉप्स उनके पास सेल करने के लिए बचती थी, आफ्टर द कंजम्पशन जो सेल बचती थी प्रोडक्शन, वो सेल करते थे, ठीक है, मार्केटेबल सरप्लस था। तो वो क्या करते थे, उन्होंने कोऑपरेटिव इकट्ठे होकर काम करना शुरू किया, जो सेल करनी है मिलके, मतलब पूल करते थे अपनी प्रोडक्शन को, मार्केटेबल सरप्लस जो प्रोडक्शन थी उसको पूल करके कोलेक्टिवली इकट्ठे सेल करनी, जिसके कोलेक्टिवली सेल करने से क्या हुआ, उनको मोटिवेशन मिली, बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हुई, उनको फेयर प्राइस मतलब मिले, ठीक है ना, प्रोडक्शन के अपनी। जैसे कि मिडल मैन का जो था वो एक बीच जो था उनका रोल खत्म हुआ, ठीक है। फेयर प्राइस, दे कैन अचीव फेयर प्राइसेस। और कोऑपरेटिव मार्केटिंग के कारण ये कि जब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो उनको जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज थी, गोडाउन की फैसिलिटीज थी, वेयर हाउसेज की, वो भी चीप रेट पे मिली, ठीक है। ये सारे इसके बेनिफिट आ गए कोऑपरेटिव मार्केटिंग करने के। बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हुई, फेयर प्राइसेस उनको मिले, इंश्योर हुआ, और मार्केटिंग जो भी फैसिलिटीज थी, गोडाउन हाउस, ट्रांसपोर्टेशन चीप रेट पे मिली। ये सारे इसके, क्योंकि कई बार इनको आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन किसी एक पे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ठीक है। और इसी कोऑपरेटिव मार्केटिंग के कारण जो एक मिल्क कोऑपरेटिव मार्केटिंग थी, जिसमें कि गुजरात में काफ़ी सारी मतलब उनकी सोशो इकोनॉमिक मतलब दशा ही बदल दी थी, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ था गुजरात में मिल्क कॉर्पोरेशन की कोऑपरेटिव मार्केटिंग के कारण, ठीक है। फिर इसके बाद आपके गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर लिए, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट के डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट भी आए। क्या इस पर भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना है, अगर उसने लॉन्ग नहीं पूछना 3 मार्क्स का पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स का भी नहीं पूछना तो 1 मार्क्स का कुछ पूछ लेगा इसमें से। क्या है, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि फार्मर्स को इंश्योर कराएगा कि आपको जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, जैसे कि वीट, राइस है, पल्सेस, शुगर केन एटसेट्रा है, उसका आपको एक जो भी प्रोडक्शन है एक मिनिमम प्राइस मतलब आपको इसका मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अगर उनको लगता है कि प्राइस मतलब डिमांड मतलब बहुत कम है, सप्लाई ज़्यादा हो गई है, लोग नहीं खरीद रहे, तो वो अपनी
कम रेट पे अपनी प्रोडक्शन को सेल नहीं करेंगे तो उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंश्योर किया गया कि इससे वो कम पे सेल नहीं करेंगे। अगर ठीक है नहीं मिलता था उनको वो प्राइस, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उसको खुद परचेज कर लेती थी, जिसको कि एज ए बफर स्टॉक के रूप में रख लेती थी। वो बफर स्टॉक क्या होता था, जब भी कभी कोई शॉर्टेज है या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो गवर्नमेंट उस मतलब बफर स्टॉक को तब यूज करती थी। जो ये बफर स्टॉक के द्वारा जो भी ये स्टोरेज की जाती थी, ये आता था एफसीआई के अंडर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर बफर स्टॉक को मतलब किया जाता था। क्लियर। फिर उसके बाद पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं, लोगों के राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता था, जिसमें कि जो बेसिक जो चीज़ें हैं, वीट, राइस, केरोसिन, ऑयल वगैरह, ये वहाँ पे लोगों को एक बिलो द मार्केट प्राइस अवेल कराया जाता था। ठीक है, ये आपके पास हो गया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फिर जब एग्रीकल्चर मार्केटिंग हुई, फार्मर मिडलमैन का रोल खत्म हो गया बीच में। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एक फार्मर्स को एक एमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केट भी हमारी एग्जिस्टेंस में आई। अल्टरनेटिव मार्केट्स जैसे कि कैसे, ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट आपको पता होना चाहिए, मतलब फिर भी मतलब 1 मार्क्स में क्वेश्चन पे भी किसी मार्केट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ फार्मर मार्केट्स कौन कौन सी हुई, अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हरसप्पर मंडी पुणे में, रायदू बाजार इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, उजावर सैंडीज इन तमिलनाडु। ये नेम है मतलब एक अल्टरनेटिव मार्केट के, जहाँ पे फार्मर्स का एक डायरेक्ट मतलब उसके साथ लिंक था बायर्स के साथ। ठीक है, सेल एंड परचेज का डायरेक्ट लिंक स्टार्ट हो गया, नो मिडलमैन। ठीक है, अल्टरनेटिव एक मार्केट बनी। तो ऐसे ही एक अलायंस विद मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी फार्मर्स के अलायंस हुए कि वो उनको प्रोवाइड करते थे मिनिमम कुछ बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर दी पहले, सीड्स वगैरह। तो यानी कि फिर उनको एक इंश्योर भी करवाया जाता था कि आपको आपकी क्रॉप्स के प्रोडक्शन के एक्यूरेट मतलब प्राइस मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड उनकी प्रोडक्शन करते थे। तो दैट्स वाई कि उनको ग्रोथ में काफ़ी बेनिफिट मिला फार्मर्स को, मल्टी अलायंस विद मल्टीनेशनल कंपनी और इसका एमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केट का। बट इन सब के बावजूद भी जो मतलब जो एफर्ट्स थी वो भी कम थी। अभी भी वही कह रही हूँ मैं, रूरल डेवलपमेंट जितनी वर्कफोर्स है उतनी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी नहीं है। ठीक है, रीज़न क्या अगर पूछे व्हाट इज ही मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो वो प्रॉब्लम आप इन्हीं को लिख सकते हो। इनसफिशिएंसी थी, स्टोरेज मतलब वही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं थी, जो भी थे सारे यही घुमा फिरा के आपके यही प्रॉब्लम्स में यू कैन नोट डाउन मतलब राइट डाउन। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि वैरायटी लेके आना। वैरायटी ये 2 टाइप्स की आएगी डाइवर्सिफिकेशन। पहले तो आएगी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जो क्रॉप की प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें वैरायटी लेके आना, यानी कि सिंगल क्रॉप से मल्टीपल क्रॉप की तरफ जाना, या आप ऐसे कह सकते हो फूड क्रॉप्स, यानी कि राइस और वीट की जैसे कल्टीवेशन की बजाय कैश क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स की भी प्रोडक्शन करना, जिसमें कि जूट, कॉटन, इन टाइप्स की भी प्रोडक्शन करना। ठीक है, सिंगल से मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ जाना, जिससे क्या होगा वही मतलब नेचुरली आपके पास वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होने के कारण थ्रू आउट द ईयर आप एम्प्लॉयमेंट रहेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर एक मतलब इरिगेशन के कारण अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, दूसरा आपके पास आ रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन लेके आना, जिसको आप कह सकते हो कि अलाइड एक्टिविटीज, जैसे कि अलाइड जैसे नॉन फार्म एक्टिविटीज है, नॉन फार्म एक्टिविटीज एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, जैसे कि उनकी भी वैरायटी लेके आना। उनमें नॉन फार्म, अलाइड यानी कि, और नॉन एग्रीकल्चर जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी, जैसे हाथ की बनी चीजें होगी, पोट्री और हैंडलूम, ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपके पास जो आ गई नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आ गई। ठीक है, और यानी कि अब आपके पास कह रहे हैं कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं
उसमें वैरायटी लेके आते हैं, तो काफ़ी सारी डायनेमिक लिंकेजेस हैं, बहुत सारी हमें ग्रोथ के चांसेस हैं। जैसे कि मान लो कह रहा है कि एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, लेदर इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म वगैरह मतलब अगर करते हैं तो काफ़ी सारी ग्रोथ के चांसेस हैं। और दूसरी एक और जैसे कि कोई आपके पास आ रही है जैसे कि हैंडलूम, पोट्री एंड क्राफ्ट की इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें हमारे पास टैलेंट तो है, पोटेंशियल है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ठीक है, ये सारी आपके पास काफ़ी सारी वैरायटी है, पर जो हमने सिलेबस में अपने डिस्कस करनी है वो हमने अलाइड और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी लेनी है। एक तो सबसे पहले आपके पास आ रही है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री जिसको आप पशुपालन भी कह सकते हो, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि इसको आप लाइव स्टॉक भी कहा जाता है, लाइव स्टॉक फार्मिंग। ठीक है, लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी कि जिसमें आपने ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ मतलब एनिमल्स लाइक फार्म एनिमल्स लाइक जैसे कि कैटल, बफलो, शीप्स, पोल्ट्री, उन सब की मतलब आपने करनी है, रेयरिंग, ब्रीडिंग एंड केयरिंग। ठीक है, तो यानी कि ये कहने का मतलब है इसके बाद आपके पास जैसे कि अपने जो सबसे ज्यादा मतलब जो अपने इंडिया में है ना, अगर देखा जाए लाइव स्टॉक फार्मिंग पॉपुलेशन है, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन यानी कि जिनका मतलब ऑक्यूपेशन है ये लाइव स्टॉक फार्मिंग करना, सबसे ज्यादा इंडिया में है, मतलब हाईएस्ट मतलब अपने जो पॉपुलेशन है मतलब जो इसकी इंडिया में है लाइव फार्मिंग की। ठीक है, ओके, तो यानी कि ये आपके पास आ गया। तो इसके साथ में आपके पास ये आता है कि जो सबसे ज्यादा हम लाइव स्टॉक फार्मिंग में कौन से एनिमल की मतलब वो करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, उसकी पोल्ट्री की, पोल्ट्री, यानी कि कारण इसी के कारण आपके पास एक बारी जो ऑपरेशन वो आया था उसका, सिल्वर रेवोल्यूशन आई थी, सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, सबसे ज्यादा कि एग्स की काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुई थी, यानी कि जो एट प्रेजेंट जो इंडिया है उसका थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ है हम एग की प्रोडक्शन में। ठीक है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जो उसमें पोल्ट्री में सबसे ज़्यादा मतलब किया जाता है, तो उसमें थर्ड नंबर पे अपना उसके प्रोडक्शन में है एग की, जो उसको रेवोल्यूशन आएगी तो दैट इज सिल्वर रेवोल्यूशन। क्लियर। और इसके बाद हमारे पास आ रही है डेयरी फार्मिंग। ठीक है, डेयरी फार्मिंग जिसमें क्या होता है उन एनिमल्स उनकी ब्रीडिंग की जाती है जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि यहाँ उसे मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और जो उनके मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि फिर दोबारा उससे प्रोसेस की जाती हैं। ठीक है, यानी कि डेयरी फार्मिंग जो इसके साथ में आपके पास आई डेयरी फार्मिंग में, यानी कि ये आप कह सकते हो मतलब इसमें एक ऑपरेशन फ्लड आया था, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, यानी कि काफी सारी उसकी प्रोडक्शन हुई थी जिसको कि इसको आप व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हो, व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये किनके कंट्रीब्यूशन की आई थी, डॉक्टर वर्गेसी कुरिया, ये इनके डॉक्टर वर्गेसी कुरिया के कंट्रीब्यूशन के कारण एक ऑपरेशन फ्लड हुआ था जिसमें कि जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हो, कि काफी सारी मिल्क की प्रोडक्शन हुई थी। तो इंडिया का जो आपके पास आ रहा है, इंडिया का जो रैंक है फर्स्ट नंबर पे है इन मिल्क की प्रोडक्शन में। क्लियर। डेयरिंग आपके पास एनिमल हस्बेंड्री आ गई, फिर आगे आपके पास आ गया फिशरीज। फिशरीज में आपने क्या करना है, जैसे कि जिसमें क्या करते हैं फिशरीज को कैच करना, प्रोसेस करना और उसकी फिर सेल कर देना। ठीक है, फिशरीज में उसमें वो चीज़ें आती हैं, फिशरीज को कैच, प्रोसेस करना, फिर सेल कर देना। तो जो फिशरीज जिनका जो फिशरीज कम्युनिटी है, जो भी आपके पास ये मतलब जो है जो वाटर बॉडीज हैं जैसे कि लेक, पॉन्ड, ओशन, सी है, ये वाटर बॉडीज को एज ए प्रोवाइडर और मदर का रैंक देते हैं सी उसको वाटर बॉडीज को, बिकॉज वहां से उनकी फिश वहीं से पकड़नी है उन्होंने। ठीक है, दैट इज प्रोवाइडर और मदर्स आप दे रहे हो। और यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ पे एक फिशरीज में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जितनी भी एक्टिविटी है, फिशरीज एक ऐसे मतलब एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे फीमेल का कॉन्ट्रीब्यूशन कम है। ठीक है, तो यानी कि इसका जीडीपी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके पास फिशरीज में 0.9% है,
0.9% है। तो जो इसके रिगार्डिंग कोई रेवोल्यूशन आई है दैट इज ब्लू रेवोल्यूशन। कई बार आपको मैचिंग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी कि पहले तो आपके पास एनिमल हस्बेंड्री थी, ठीक है, फिर सिल्वर रेवोल्यूशन थी, ठीक है ना, उनके कारण एग्स के कारण आई थी। डेयरी में आपकी ऑपरेशन फ्लड आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन आई थी। फिशरीज में जो ब्लू रेवोल्यूशन आई थी, ये आपके साथ मैचिंग में पूछे जा सकते हैं। फिशरीज के बाद आपने को वो देनी है, आपके पास आ रही है फिर ये हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन करना, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिनल, जैसे कि दवाइयाँ बनती हैं, अरोमेटिक प्लांट्स हैं, ट्यूबर प्लांट्स जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, उन सब की मतलब प्रोडक्शन करना, दैट इज हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर आ गया आपके पास। इसमें आपके पास क्या है कि हॉर्टिकल्चर में एक बार इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी, जो इन चीज़ों में प्रोडक्शन ज़्यादा हुई थी, दैट इज उसको गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से आपने याद रखना है इसको, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो जो अपने इंडिया का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, इसके मैंगो, बनाना में हम सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे हैं, सेकंड लार्जेस्ट जो अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे हैं हम, ठीक है। और इसका जो जीडीपी में मतलब हमारा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1/3 है ना, जितनी भी हमारी मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, 1/3 इसका हॉर्टिकल्चर का है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का आपके पास 1/3 जो प्रोडक्शन है वो हॉर्टिकल्चर की जाती है एग्रीकल्चर की साइड से, यानी कि आप यहाँ तो दूसरा जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 6% है, ठीक है। दैट इज आपके पास हॉर्टिकल्चर आ गई, क्लियर। और फिर आपके पास एक आ रहा है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन, आईटी सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस विच रिट्रीव, आप लिख सकते हो विच क्या करता है, विच रिट्रीव एंड स्टोर एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। रिट्रीव का मतलब आप कह सकते हो कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, कलेक्ट करना, स्टोर करना एंड ट्रांसमिट, ठीक है, आगे उसको सेंडिंग आउट इंफॉर्मेशन करना। ये आईटी सेक्टर की मतलब भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए। आईटी सेक्टर अडॉप्ट करने से क्या होगा, इस फील्ड को एक तो यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगेगा फार्मर को, ठीक है, उनको इन नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगी, मॉडर्नाइजेशन अडेप्टेशन होगी उनकी, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी का पता लगेगा एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज का पता लगेगा कि कैसे साइंटिफिक वे में वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। जैसे आजकल ड्रोन वगैरह की मदद भी ली जा रही है स्प्रिंकल करने में सीड्स वगैरह, ठीक है। तो जैसे कि फोरकास्टिंग होती है, हमें पता लग जाता है कि वेदर का फोरकास्टिंग में पहले पता लग जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि फार्मर्स की एक एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, नेचुरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा और उनको एक ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये सारे आपके पास थी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, क्लियर। जो हमने अभी पीछे फिशरीज में जिसमें ब्लू रेवोल्यूशन को डिस्कस किया है, ब्लू रेवोल्यूशन को नील क्रांति भी बोला जाता है, नील क्रांति, ठीक है। और ये जो आपके पास फिशरी जो स्टेट आपके पास आ रही है, वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये मतलब सारी फिशरीज जहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, दैट आर दी स्टेट्स है, ठीक है। तो नाउ जो हमने अब डिस्कस करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक यानी कि पहले क्या था, जो कन्वेंशनल जो फार्मिंग थी वहाँ पे काफ़ी सारे पेस्टिसाइड यूज़ होते थे, फर्टिलाइजर यूज़ होते थे, जो कि होते हैं मतलब, तो जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। तो हम जब खाते हैं तो नेचुरली वो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर भी जा रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का काज है, ठीक है। तो इसलिए मतलब, ठीक है, ईट हेल्दी, ठीक है ना, अगर हम खुद हेल्दी रहेंगे, अच्छा खाएंगे, तो नेचुरली हमारी प्रोडक्टिविटी, जो काम करने की कैपेसिटी है ज़्यादा होगी, हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, ठीक है। दैट्स वाई तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, मतलब उसको हमने डिस्कस करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है? Organic farming is the form of agriculture that relies on the techniques such as crop rotation, जिसमें organic farming क्या है, crop rotation, crops को rotate
कर करके मतलब करना। यूज ग्रीन मैन्योर, ग्रीन खाद का यूज करना, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। जो भी हमने पेस्ट कंट्रोल करना है वो सारे एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, यानी कि जिनका हमारी हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, सब कुछ कंपोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल को यूज करके हमने जो प्रोडक्शन करनी है दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या आ रहे हैं? बेनिफिट आपके पास इकोनॉमिकल फार्मिंग है, इस पे खर्चा कम आता है, इकोनॉमिकल है। जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स, यानी कि इसकी हमारी जो प्रोडक्शन है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, इसकी बात फॉरेन में काफ़ी सारी डिमांड है, जिसके कारण एक्सपोर्ट ज़्यादा होने के कारण हमारी इसमें जनरेट इनकम हो रही है, ठीक है। प्रोवाइड हेल्दी फूड देता है, हमें हेल्दी फूड दे रहे हैं। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी है, ये सॉइल फर्टिलिटी को भी मतलब मेंटेन करता है, बनाए रखता है, ठीक है। यानी कि ये सब इसके बेनिफिट्स होने हैं। तो यहाँ की कहते हैं कि जो कॉटन है उसमें काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। इवन कि जो महाराष्ट्र है वो कॉटन को भी एज मतलब ऑर्गेनिक वे में प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है महाराष्ट्र, ठीक है। ये इसके सारे बेनिफिट्स हैं। अब इसके जो आप कह सकते हो डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स कह लीजिए, या इसके चैलेंजेस कि कौन कौन से इसको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, चैलेंजेस भी कह सकते हो, ठीक है। यानी कि तो ये लेस पॉपुलर है, अभी ये लेस पॉपुलर है, ठीक है, इतनी ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज भी नहीं है। फिर अभी जो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटी की अभी कमी है। लो यील्ड है, प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है। नेचुरली जो मार्जिनल फार्मर है इसको भी यूज़ नहीं करना चाहेगा, ठीक है। शॉर्टर फूड लाइफ है, जो इसकी लाइफ होती है फूड की शॉर्टर है, जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है। लिमिटेड क्रॉप्स, इसके लिए जो क्रॉप्स है वो लिमिटेड क्रॉप्स मतलब आप प्रोड्यूस कर सकते हो, पूरी जैसे कि दूसरी एग्रीकल्चर है जो मर्जी मतलब ऐसे इसके अंदर लिमिटेड क्रॉप्स आती है, ठीक है। तो ये आपके पास था ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक जो अपने एग्रीकल्चर के पीछे हमने एक पॉइंट आता है आपके पास TANWA, ठीक है, तमिलनाडु वीमेन इन एग्रीकल्चर, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर 1986 में आया था। इसने क्या किया था, तमिलनाडु में सब लेडीज़ को इनकी जो एनरोलमेंट है एग्रीकल्चर में इंक्रीज कर दी गई करना, मतलब उस लेडी ने काफ़ी सारा मोटिवेट किया, वीमेन एम्पावरमेंट को जोड़ दिया कि लेडीज़ के फिर अपना एग्रीकल्चर में उनकी जो मतलब एक्टिविटीज़ थी इंक्रीज हुई, ठीक है। दैट इज़ TANWA 1986, ठीक है। तो ये था आपके पास रूरल डेवलपमेंट। अगर कोई आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो ये तो क्विक रिवीजन है, ठीक है। अगर आपको कुछ डिटेल लेक्चर है वो भी रेडी है, तो मैंने इसके साथ वैसे भी टैग किए हैं, तो यू कैन विजिट दी इंडिविजुअल लेक्चर पे भी जा सकते हो, 3-4 सिटिंग्स में कंप्लीट होते हैं जो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।